हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरबीआई नाउ फॉर द मार्च 2025। यहाँ पे हम मार्च मंथ के आरबीआई के रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स आपको सारे बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो से हम एक चेंज करने वाले हैं। याद है कि इसके पहले हम आरबीआई नाउ में बस आरबीआई के रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करते थे, लेकिन इस वीडियो से हम यहाँ पे बाकी रेगुलेटर के भी न्यूज इसमें कवर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इस वीडियो में पहले हम आरबीआई कवर करेंगे और उसके बाद हम बाकी रेगुलेटर्स के न्यूज कवर करेंगे। क्लियर हो गया? साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, हमारा अफेयर्स मैन आरबीआई का यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको सब्सक्राइब के बाजू में एक जॉइन बटन दिखेगा। उस जॉइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आईसीटी का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 विद द थीम ऑफ, इसका आंसर बताया गया विमेन प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे इसका आंसर में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 लॉन्च किया, जो यहाँ पे 24 फरवरी 2025 से शुरू हुआ और यहाँ पे 28 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे इस साल का थीम फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन्स प्रॉस्पेरिटी है। साथ ही यहाँ पे ये थीम नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025 से मैच करता है, जो पे महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से एम्पावर करने पर फोकस करता है। उसके बाद क्या आपको फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के बारे में पता है? यहाँ देखिए, आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को 2016 में लॉन्च किया था और यहाँ तब से हर साल ये फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही यहाँ पे बैंक्स को कहा गया है कि यहाँ पे वो आरबीआई द्वारा बनाए गए पोस्टर्स अपनी वेबसाइट्स, एटीएम्स, मोबाइल ऐप्स और यहाँ पे ब्रांच के डिस्प्ले बोर्ड्स पर लगाए। उसके बाद ये बताया गया कि यहाँ पे कैंपेन में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, देन रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना और यहाँ पे हाउस होल्ड बजटिंग। साथ ही यहाँ पे इस बार यहाँ पे खास ध्यान होम मेकर्स, वर्किंग वीमेन और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पर दिया गया। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RBI revises some lending norms for urban cooperative banks. Residential mortgages, non-PSL are allowed up to how much percentage of the total loans? इसका आंसर बताया गया 25। अब यहाँ पे इस कन्फर्म में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए स्मॉल वैल्यू लोन्स और रियल एस्टेट एक्सपोजर के नॉर्म्स रिवाइज किए, यहाँ ताकि उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले और रेगुलेटरी टारगेट्स पूरा करना इजी हो जाए। अब यहाँ पे रिवाइज नॉर्म्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, स्मॉल वैल्यू लोन्स के नए नॉर्म्स कहते हैं यहाँ की लोन की लिमिट अब ₹25 लाख या फिर टायर 1 कैपिटल का 0.4%, जो भी ज्यादा हो वहां तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम सीलिंग ₹3 करोड़ पर बोरोर होगी। इसके पहले ये लिमिट ₹25 लाख या फिर टायर 1 कैपिटल का 0.2% थी, जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम सीलिंग ₹1 करोड़ पर बोरोर थी। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपने टोटल लोन्स का 50% स्मॉल वैल्यू लोन्स में कन्वर्ट कर सके, जो पे मार्च 2026 तक पूरा करना होगा। नेक्स्ट है बोला है कि यहाँ पे रियल एस्टेट एक्सपोजर के नए नॉर्म्स कहते हैं कि यहाँ पे पहले टोटल रियल एस्टेट एक्सपोजर दैट इज हाउसिंग प्लस कमर्शियल का लिमिट 10% था और यहाँ पे सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन्स के लिए एक्स्ट्रा 5% अलाउंस दिया जाता था। अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन्स को कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर से अलग कर दिया गया है। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस दैट इज नॉन PSL की लिमिट यहाँ बढ़ाकर 25% कर दी गई है, जो यहाँ पहले 10% थी। साथ ही यहाँ पे रियल एस्टेट दैट इज एक्सक्लूडिंग हाउसिंग लोन्स का लिमिट 5% रखा गया है और यहाँ पे बिल्डर या फिर डेवलपर लोन्स भी सिर्फ यहाँ पे 5% तक अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि यहाँ पे टायर वाइज हाउसिंग लोन लिमिट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिमिट्स सेम रखे गए। साथ ही यहाँ पे टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके डिपॉजिट ₹100 करोड़ तक है, उनके लिए हाउसिंग लोन लिमिट ₹60 लाख पर सेम रखी गई। नेक्स्ट यहाँ पे टायर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट ₹100 करोड़ से ₹1000 करोड़ तक है, उनके लिए हाउसिंग लोन लिमिट ₹1.40 करोड़ पर सेम रखी गई। और यहाँ पे टायर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके डिपॉजिट ₹1000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ तक है, उनकी हाउसिंग लोन लिमिट ₹1.40 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई। साथ ही यहाँ पे टायर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट ₹10,000 करोड़ से ज्यादा है, उनकी हाउसिंग लोन लिमिट ₹1.4 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दी गई।
आगे बताया गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के प्रोविजनिंग के लिए पहले यहाँ पे मार्च 2026 तक पूरा करना जरूरी था, लेकिन अब नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब इस डेडलाइन को 2 साल बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे फाइनल डेडलाइन अब मार्च 2028 है। अब यहाँ पे क्या आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में पता है? देखिए, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इशू करती है, जो बैंक्स अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज एनपीए या फिर बैड लोन्स इन एआरसीज को बेच देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की वैल्यू इतना इस बात पर डिपेंड करती है कि यहाँ पे एआरसी बोरोर से कितना पैसा रिकवर कर पाती है। साथ ही अगर रिकवरी एक्सपेक्टेड अमाउंट से कम होती है तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की वैल्यू गिर जाती है, जिससे यहाँ पे वैल्यूएशन गैप क्रिएट होता है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, आरबीआई reduces risk weights for banks lending to NBFCs to how much percentage? इसका आंसर बताया गया 100%। अब यहाँ पे इस कंटेफर में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 21 और सेक्शन 35A के अंडर अपने पावर्स का यूज करके बैंक्स के द्वारा एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाने वाले लोन्स के रिस्क वेट्स कम कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि यहाँ पे आरबीआई ने एनबीएफसीज को दिए जाने वाले बैंक लोन्स का रिस्क वेट यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 125% से 100% कर दिया है, जो पे क्रेडिट रेटिंग्स पर डिपेंड करेगा। साथ ही यहाँ पे इस डिसीजन से एनबीएफसीज को ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पे एनबीएफसीज के लोन पर रिवाइज रिस्क वेट 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उसके बाद बताया गया कि अब माइक्रो लोन्स के लिए बैंक्स लोन का रिस्क वेट 125% से घटकर 75% कर दिया है। साथ ही यहाँ पे कंजप्शन लोन्स का रिस्क वेट 125% से घटकर 100% कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स के द्वारा दिए गए माइक्रो फाइनेंस लोन्स का रिस्क वेट अब यहाँ पे 100% होगा और यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लोन पर रिवाइज रिस्क वेट्स तुरंत लागू हो चुके हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स पे क्या क्या रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन लाए गए। यहाँ बताया गया कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स कंज्यूमर क्रेडिट में नहीं आते और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, उन्हें यहाँ पे रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे बैंक्स को प्रॉपर पॉलिसीज और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू करनी होंगी ताकि ये क्राइटेरिया फॉलो हो सके। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, As per RBI data, corporate profit jumps by how much percentage? इसका आंसर बताया गया 15.3%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि फाइनेंशियल 24 में इंडियन कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट 15.3% बढ़े हैं, जबकि सेल्स ग्रोथ सिर्फ 5.5% रही। उसके बोला गया कि यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग से बेटर परफॉर्म किया है, जिसमें यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 6.8% रही। साथ ही यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15.5% बढ़ा है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38.1% तक बढ़ा, जो यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट बताया गया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ सिर्फ 4.1% रही। इसमें यहाँ पे मेटल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस वीक रहा, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.2% तक बढ़ा और यहाँ पे पैट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.6% बढ़ा। और ये फाइनेंशियल 23 के 3.9% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन से एक यहाँ पे रिकवरी का साइन है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ का मेन रीजन कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज रही। साथ ही यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ 3.4% बढ़े, जो पे कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट, दोनों सेक्टर्स में एम्प्लॉय रिन्यूमरेशन ग्रोथ स्लो हुई, जो फाइनेंशियल्स को स्टेबल बनाने में मदद की और यहाँ पे ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए, यहाँ चाहे सेल्स ग्रोथ स्लो रही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी थी। यहाँ बताया गया कि आरबीआई ने 6,955 नॉन फाइनेंशियल पब्लिक कंपनीज का एनालिसिस किया, जहां उन्होंने देखा कि यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज घट गए, जो दिखाता है कि कंपनीज का बोरोड फंड्स पर डिपेंड करना कम हुआ और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.1 तक बढ़ गया है, जो बताता है कि यहाँ पे कंपनीज की डेब्ट रिपेमेंट कैपेसिटी इंप्रूव हुई। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RBI reports 3.1% increase in all India housing price index for quarter 3 financial 25. What is the base year of housing price index? इसका आंसर है 2010-11। अब यहाँ पे इस कंटेफर में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई ने दिसंबर क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का हाउस प्राइस इंडेक्स रिलीज किया।
यहाँ बताया गया कि ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स Q3 फाइनेंशियल 25 में 3.1% बढ़ा, जब Q2 फाइनेंशियल 25 में 4.3% और Q3 फाइनेंशियल 24 में 3.8% था। और अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हाउस प्राइस इंडेक्स 0.4% बढ़ा है। नेक्स्ट बोला गया कि सिटी वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ कोलकाता में 8.1% देखी गई और अब सबसे कम ग्रोथ कानपुर में सिर्फ 0.1% रही। उसके बाद आपको हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एक क्वार्टरली इंडेक्स है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किया जाता है और यहाँ पे इसका बेस ईयर 2010-11 है। साथ ही ये हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से मिले ट्रांजैक्शन लेवल डाटा पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट ये 10 बड़े सिटी स्कोर करता है, जिसमें आते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे NHB रेसिडेंस नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा डेवलप किया गया, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। साथ ही NHB को नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पहले NHB RBI का एक यूनिट था और इस इंडेक्स को एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने फॉर्मुलेट किया था, जो हाउसिंग मार्केट स्टेक होल्डर्स का एक ग्रुप है। नेक्स्ट बताया गया कि यहाँ पे NHB रेसिडेंस को जुलाई 2007 में लॉन्च किया गया था और 2015 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन 2018 में नए इंप्रूवमेंट्स के साथ वापस इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफर्बिश्ड NHB रेसिडेंस के फीचर्स क्या है। देखिए, यहाँ बोला है कि इस नए वर्जन में सिटी कवरेज 26 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है और अब फ्यूचर में इसे 100 सिटीज तक एक्सपांड करने का प्लान है। साथ ही नया बेस ईयर 2012-13 रखा गया और अब डाटा सोर्सेस में नए एडिशन किए गए हैं, यहाँ जिसमें बैंक्स, होम फाइनेंस कंपनीज और मार्केट सर्विस का डाटा शामिल है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे NHB रेसिडेंस क्वार्टरली बेसिस पर 2 तरह के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स प्रोवाइड करता है। यहाँ बोला है कि मार्केट HPI अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिस्ट प्राइसेस को ट्रैक करता है, जो डेवलपर सर्विस पर बेस्ड होता है। उसके बाद होता है असेसमेंट HPI, जो हाउसिंग प्राइसेस को बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के डाटा के माध्यम से ट्रैक करता है। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे RBI के HPI और NHB रेसिडेंस में फर्क है। यह बोला है कि इसमें NHB रेसिडेंस इंडिया का पहला ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स था, जो जुलाई 2007 में मुंबई में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिक्वेस्ट पर डेवलप किया गया था। उसके बाद यहाँ पे RBI का HPI एक्चुअल ट्रांजैक्शन डाटा पर बेस्ड होता है, जबकि NHB रेसिडेंस में मार्केट सर्विस और लेंडिंग डाटा भी शामिल होता है। और अब बोला है कि NHB रेसिडेंस का एम रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और स्टेक होल्डर्स के बीच ट्रस्ट डेवलप करना है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The Kuho Finance secures NBFC license from RBI to expand the education loan offerings. As per the RBI's eligibility criteria, a non-deposit taking NBFC must maintain a minimum NOF of how much crores? इसका आंसर बताया गया है 10 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि मुंबई की कुहो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दिया और यहाँ बताया गया कि ये स्टूडेंट लोन फोकस फिनटेक प्लेटफॉर्म है, जब वेस्ट ब्रिज कैपिटल इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सपोर्ट किया गया। और इस अप्रूवल के बाद कुहो फाइनेंस अपने फंड से सीधा ₹2 करोड़ तक के लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, जो अब स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि NBFC लाइसेंस की एलिजिबिलिटी के लिए RBI के गाइडलाइंस क्या है। यहाँ बताया गया कि NBFC लाइसेंस के लिए RBI के कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। इसमें यहाँ पे मिनिमम नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट ₹10 करोड़ है अगर कंपनी नॉन डिपोजिट टेकिंग NBFC है, और यहाँ पे कंपनी का स्ट्रक्चर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होने चाहिए। साथ ही बताया गया कि कुहो फाइनेंस ये इंडिया का पहला AI ड्रिवन एजुकेशन लोन एक्सपर्ट है, जो स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके फाउंडर और CEO प्रशांत A भोसले है। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Reserve Bank of India and NCE, that is National Center for Financial Education, launched a nationwide financial literacy campaign, under which National Strategy for Financial Education was implemented. NCFE, along with the Center for Financial Literacy, conducts the financial education programs for people of which age group? इसका आंसर बताया गया people of 18 to 60 years age group। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए नेशन वाइड कैंपेन्स लॉन्च किए और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, जिसका एम फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंक्लूजन इंश्योर करना है। नेक्स्ट बताया गया कि फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स बनाए गए, जो यहाँ पे लीड बैंक द्वारा एस्टेब्लिश किए गए। साथ ही ये सेंटर स्पेशल फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप्स कंडक्ट करते हैं
और अब बैंक रेगुलर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अलग अलग लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा सके। नेक्स्ट अब पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में बात करते हैं। यह बोला है कि आरबीआई कहता है कैंपेन मल्टीमीडिया और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का यूज करता है फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। साथ ही इस कैंपेन के थ्रू सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाता है और वे मास मीडिया कैंपेन चलाकर हर एज ग्रुप के लोगों तक फाइनेंशियल मैसेज पहुंचाए जाते हैं। आगे बताया गया कि आरबीआई ने एक फेम बुकलेट इंट्रोड्यूस किया है जो आप स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कंटेंट प्रोवाइड करता है और ये बुकलेट की बैंकिंग टॉपिक कवर करता है और आप सीनियर सिटीजन जैसे कि स्पेसिफिक टारगेट्स ग्रुप के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट बताया गया कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन नेशनल सेंटर फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन द्वारा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के साथ मिलकर बनाया और इम्प्लीमेंट किया गया है। साथ ही यहाँ पे एनसीएफई और सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी मिलकर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 18 साल से कम 60 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं और बोला है कि पिछले 3 सालों में एनसीएफई ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 54 फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। नेक्स्ट बोला गया कि अब 2017 में आरबीआई ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे कंडक्ट किया जो 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में हुआ। साथ ही ये सर्वे ओईसीडी आईएनएफई टूलकिट के बेस पर था, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। और यहाँ पे सर्वे में फाइनेंशियल लिटरेसी को फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर के बेसिस पर मेजर किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नेशनल सेंटर फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ बोला गया कि ये एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो 2013 में एस्टेब्लिश की गई थी। साथ ही यहाँ पे एनसीएफई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देन आईडीआई दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद पीएफआरडीए दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर एस्टेब्लिश किया। और आगे बोला गया कि एनसीएफई के सीईओ है अलोक चंद्रा जिना, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन नवी मुंबई। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Which regulator introduced framework for recognizing self-regulatory organizations for the account aggregator ecosystem? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया और इस फ्रेमवर्क में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्पांसिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और गवर्नेंस के बारे में बताया गया। आगे बताया गया कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करेगा और यहाँ पे आरबीआई गाइडलाइंस का कंप्लायंस इंश्योर करेगा। उसके यहाँ बोला गया कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र द्वारा डेवलप और पब्लिश करे जाएंगे और जो एंटिटीज इंटरेस्टेड और एलिजिबल है उन्हें प्रवाह दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथराइजेशन पोर्टल के माध्यम से 15 जून 2025 तक रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट बोला है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होती है जो अपने मेंबर्स के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और रूल्स सेट और एनफोर्स करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर के लिए क्या फ्रेमवर्क लाए गए। यहाँ बोला गया कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर को एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करना होगा जो कंपनीज एक्ट के अंडर एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होगी। और बोला है कि एलिजिबल एंटिटी को रेगुलेशन मिलने के 1 साल के अंदर या ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी पहले हो मिनिमम ₹2 करोड़ का नेट वर्थ मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट बोला गया कि एंटिटी के पेड अप कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा इंडिविजुअली या किसी और के साथ मिलकर होल्ड नहीं करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एंटिटी के पास स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और बोला है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर के पास कम से कम 25 यूनिक फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स में से हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। यहाँ बोला है कि अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के बीच फाइनेंशियल डाटा सिक्योरली एक्सचेंज हो सके। आगे बोला गया कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर आते हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन सेबी, देन आईडीआई, देन पीएफआरडीए, उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो यहाँ पे जीएसटी नेटवर्क को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Reserve Bank of India wins UK's Digital Transformation Award 2025 for tech initiatives like Sarthi system. Sarthi system was formally launched in which year? इसका आंसर बताया गया 2023। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया?
देखिए, आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है। साथ ही ये अवार्ड लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस ने दिया और ये अवार्ड आरबीआई के टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स के लिए दिया गया। आगे बताया गया कि दो मेजर इनिशिएटिव जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो है सारथी सिस्टम और प्रवाह। उसके बाद बोला गया कि सारथी का मतलब है हिंदी में चैरियटर और यहाँ पे सारथी सिस्टम ऑफिशियली 2023 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद बताया गया कि ये सिस्टम आरबीआई के सारे इंटरनल वर्क फ्लोज को डिजिटाइज करता है। साथ ही इससे एम्प्लॉइज सिक्योरली डॉक्यूमेंट स्टोर और शेयर कर सकते हैं और बोला है कि ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट और डाटा एनालिटिक्स को बेटर बनाता है थ्रू रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स के। आगे बोला गया कि प्रवाह का मतलब हिंदी में स्मूथ फ्लो होता है और ये 2024 में लॉन्च किया गया था, जो एक सेंट्रलाइज सिक्योर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट हम इसका पर्पस देखते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया कि इसका यूज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज आरबीआई से रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेस और ऑथराइजेशंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रवाह में सबमिट होते हैं वो सारथी डाटाबेस में सिक्योरली स्टोर किए जाते हैं। आगे बताया गया कि ये सेंट्रलाइज साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड है ताकि डॉक्यूमेंट सिक्योरली हैंडल हो सके। साथ ही इसमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। उसके बाद बताया गया कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का 12th एडिशन सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी में एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज करता है और इसमें 16 सेंट्रल बैंक कैटेगरीज और 15 पार्टनर और सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरीज होती है। आगे बोला गया कि सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस के चेयरमैन रॉबर्ट प्रिंगल है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर लंदन यूके है और ये 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था। देर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The RBI's report on the regulation at a glance, key insights for cooperative banks, financially sound and well-managed urban cooperative banks must submit an annual business plan to RBI's regional office by which month of each year? इसका आंसर बताया गया दिसंबर। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेशन एट ए ग्लांस हैंडबुक रिलीज किया। साथ ही इस हैंडबुक को डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने कंपाइल किया और इसका पर्पस बैंकिंग एंटिटीज इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए की रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट बताया गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल या नेटवर्थ 12.5 लाख से 4 करोड़ तक का वेरी करता है, जो लोकेशन और पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। साथ ही आरबीआई ने 2004 के बाद से नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ बोला गया है कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिक्लेयर करती है और यहाँ पे आरबीआई इन बैंक्स को नाबार्ड के रिकमेंडेशन और अपने असेसमेंट के बेसिस पर लाइसेंस देता है। उसके बाद बताया गया कि प्रमोटर्स का इवैल्यूएशन उनके एजुकेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कैपिटल मोबिलाइजेशन एबिलिटी और यहाँ पे मेंबरशिप एलिजिबिलिटी के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट बोला गया कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज कैटेगरी में आने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑटोमेटिक रूट से अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस का 10% दैट इज मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 तक ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एनुअल बिजनेस प्लान आरबीआई के रीजनल ऑफिस में 15 दिसंबर तक सबमिट करना होता है। आगे बोला गया कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को नाबार्ड और आरबीआई से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन से कंडीशन इंक्लूड है, देखिए, अप्रूवल के लिए CRAR दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9% से ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे नेट NPA 5% से कम होना चाहिए और यहाँ पे पिछले 2 साल में कोई पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन है, जैसे कि मिनिमम 3 साल तक ऑपरेशनल होने चाहिए, देन पिछले 2 साल में नेट प्रॉफिट होना चाहिए और यहाँ पे वो आरबीआई रेस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉज और यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट होते हैं। उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एक ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। यहाँ बोला गया है कि डायरेक्टर्स, देन एमडी या फिर सीईओ या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया अप्लाई होता है। उसके बाद बोला गया कि डायरेक्टर्स के कंटिन्यूस टेन्योर पर एक मैक्सिमम लिमिट होती है। साथ ही बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एक इंडिपेंडेंट चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है और यहाँ पे नाबार्ड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए गवर्नेंस गाइडलाइन इशू करता है। नेक्स्ट बताया गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट 10 लाख तक लोन दे सकते हैं और यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो 15% तक अलाउड है। आगे बताया गया है कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट 5 लाख तक का लोन लिमिट होता है।
साथ ही इन बैंक्स के लिए भी लोन टू वैल्यू रेशियो 15% तक अलाउड है। नेक्स्ट बताया गया है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड एसेट्स का सिक्योरिटाइजेशन अलाउड है। साथ ही रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए स्टैंडर्ड एसेट का सिक्योरिटाइजेशन अलाउड नहीं है। आगे बताया गया कि इंटरेस्ट रेट्स हर ब्रांच और कस्टमर के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। साथ ही सेम अमाउंट और टेन्योर के लिए डिपॉजिट रेट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी इंडिविजुअल डिपॉजिटर के साथ इंटरेस्ट रेट्स पर नेगोशिएशन अलाउड नहीं है। और यहाँ पे एनआरई या फिर एनआरओ डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक डिपॉजिट रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बताया गया कि मर्जर्स और अमलगमेशंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर गवर्न होते हैं। उसके बाद आरबीआई के पास सेक्शन 44A के अंडर वॉलंटरी अमलगमेशंस अप्रूव करने की डिस्क्रेशनरी पावर होती है। देन यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स का मर्जर्स शेयर होल्डर्स की 2/3 मेजोरिटी अप्रूवल के बाद ही आरबीआई को सबमिट किया जा सकता है। उसके बाद बताया गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का मर्जर सिर्फ तब कंसीडर किया जाता है जब डिपॉजिटर का फंड फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ बोला गया है कि आरबीआई सेक्शन 45 के अंडर गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बताया गया है कि सेक्शन 45(4) 2020 अमेंडमेंट में आरबीआई को मोराटोरियम या किसी भी टाइम पर अमलगमेशन इनिशिएट करने की पावर देता है। नेक्स्ट पे आरबीआई की क्या क्या पावर है वो देखते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि सेक्शन 10B में आरबीआई को किसी भी बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन या फिर एमडी को रिमूव करने की पावर है। साथ ही सेक्शन 36A आरबीआई को किसी भी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड को सुपरसीड करने की पावर देता है। और यहाँ पे सेक्शन 35A आरबीआई को प्रॉपर बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टिव्स इशू करने की पावर देता है। उसके बाद बोला गया कि सेक्शन 22(4) आरबीआई को बैंकिंग लाइसेंसेस कैंसिल करने की पावर देता है। साथ ही लाइसेंसेस कैंसिल करने के बाद अपील यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर सबमिट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रोसेस क्या होती है। देखिए यहाँ बोला गया है कि बैंकिंग कंपनीज के लिए हाई कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। साथ ही यहाँ पे यूनि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रजिस्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। और यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, क्रेडिट डिस्बर्समेंट टू प्रायोरिटी सेक्टर जंप हाउ मच परसेंटेज फ्रॉम 2019 to 2024? इसका आंसर बताया गया 85%। अब यहाँ पे इस कंट्रोफर में क्या बोला गया, यहाँ देखिए 2019 से 2024 तक प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में 85% का ग्रोथ देखा गया है। साथ ही यहाँ पे 2019 में टोटल प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट 23.01 लाख करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 42.73 लाख करोड़ हो गया। आगे बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 2019 में 8.86 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया गया था, जो 2024 तक 18.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर में 2019 में 10.99 लाख करोड़ का क्रेडिट था, जो 2024 तक 21.73 लाख करोड़ हो गया। नेक्स्ट बताया गया कि बैंकिंग सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए। साथ ही एआई पावर्ड ई-केवाईसी और वी-केवाईसी से फेस रिकॉग्नाइजेशन और नेम मैचिंग का यूज करके एक्यूरेट कस्टमर वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लोन अप्रूवल फास्ट करता है और अल्टरनेटिव डाटा सोर्सेज का यूज करता है। देन एपीआई बेस्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स नए और कन्वीनियंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे बोला गया कि आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉलो करता है और अब रेगुलेटरी गाइडलाइंस का कंप्लायंस रेगुलर सुपरवाइजरी असेसमेंट में चेक होता है। उसके बाद प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट का यूज वुल्नरेबल सेक्टर्स, बोरोवर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। देन यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए प्रोपोर्शनल रेगुलेशंस तैयार की जाती है। उसके बाद बताया गया कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए कई मेजर्स लिए। साथ ही पीएसबीज में स्पेशलाइज्ड स्टेट एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स बनाए गए हैं, जो एनपीएस का एफिशिएंट रिजोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस और फीट ऑन स्ट्रीट मॉडल लोन रिकवरीज को बेटर बनाने के लिए लोकलाइज एफर्ट्स पर फोकस करता है। उसके बाद प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर स्टेट एसेट्स जल्दी रिजोल्यूशन प्लान बनाने में मदद करता है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क कम हो। देन यहाँ मिनिमम प्रोविजनल रिक्वायरमेंट्स के अंडर स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए एडिक्वेट रिजर्व्स रखना जरूरी है। नेक्स्ट बताया गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से बैड लोन रिजॉल्व करना और क्रेडिट डिसिप्लिन इंप्रूव करना आसान होता है।
उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम हाई वैल्यू अकाउंट्स को ट्रैक करता है यहाँ, जिससे क्रेडिट रिस्क डिटेक्ट हो सके। आगे बताया गया कि सरफासी एक्ट और डेट रिकवरी अमेंडमेंट्स एसेट रिकवरी और लोन डिफॉल्ट मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फाइनेंशियल स्ट्रेस को जल्दी डिटेक्ट करते हैं और यहाँ पे एनपीएस बढ़ाने से रोकने में मदद करते हैं। आगे बताया गया कि इस रिफॉर्म्स बैंकिंग गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और प्रूडेंशियल लेंडिंग को बेटर बनाने पर फोकस करता है। उसके बाद बताया गया कि डाटा ड्रिवन बैंकिंग और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। उसके बाद बताया गया कि बैंक मर्जर से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, as per RBI's report on India's remittances, which country overtakes Gulf Cooperation Council nations as the top source of remittances to India? इसका आंसर बताया गया यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मंथली बुलेटिन में चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेस नाम का एक पेपर पब्लिश किया। साथ ही इसमें बताया गया कि इंडिया में रेमिटेंसेस का पैटर्न चेंज हो रहा और पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज से ज्यादा रेमिटेंसेस आए थे, लेकिन अब एडवांस इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहे हैं। आगे बताया गया कि फाइनेंशियल 24 में एडवांस इकोनॉमीज से आने वाले रेमिटेंसेस का शेयर 50% से ज्यादा हो गया। उसके बाद बताया गया कि इंडिया के टोटल रेमिटेंसेस फाइनेंशियल 24 में USD 118.7 बिलियन तक पहुंच गए, जो 2010-11 में सिर्फ USD 55.6 बिलियन थे। और अब कोविड-19 के बाद रेमिटेंसेस 14.3% की एनुअल एवरेज रेट से ग्रो हुए। नेक्स्ट बताया गया कि यूएसए सबसे बड़ा सोर्स बना, जो फाइनेंशियल 24 में टोटल रेमिटेंसेस का 27.7% कंट्रीब्यूट करता है, जो फाइनेंशियल 21 में 73.4% था। और अब यूनाइटेड अरब अमीरेट्स अभी भी सेकंड पोजीशन पर है, जिसका शेयर फाइनेंशियल 21 के 18% से बढ़कर फाइनेंशियल 24 में 19.2% हो गया। उसके बाद बोला गया कि यूके का शेयर फाइनेंशियल 21 के 6.8% से बढ़कर फाइनेंशियल 24 में 10.8% हो गया, जो यहाँ पे 2021 के माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप की वजह से है। और यहाँ पे सिंगापुर का शेयर 6.6% है। नेक्स्ट यहाँ पे कनाडा का शेयर 3.8% है और ऑस्ट्रेलिया का शेयर 2.3% है। उसके बाद बताया गया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस का टोटल रेमिटेंस शेयर फाइनेंशियल 17 में 47% था, जो यहाँ पे फाइनेंशियल 24 में गिरकर 38% हो गया। आगे बोला गया कि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव किए, जो फाइनेंशियल 24 में टोटल का 20.5% है। यहाँ पे केरला का शेयर 19.7% है, तमिलनाडु का 10.4%, तेलंगाना का 8.1% और कर्नाटका का 7.7% है। नेक्स्ट बताया गया कि इंडिया के इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का नंबर 1990 में 6.6 मिलियन था, जो यहाँ पे 2024 में बढ़कर 18.5 मिलियन हो गया। साथ ही इंडिया का ग्लोबल माइग्रेंट्स में शेयर 4.3% से बढ़कर 6% से ज्यादा हो गया। उसके बोला गया कि जीसीसी नेशंस अभी भी इंडियन माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़े डेस्टिनेशन है, जो टोटल इंडियन माइग्रेंट्स का 50% से ज्यादा अकाउंट करते हैं। साथ ही यूएई सबसे बड़ा हब बना हुआ है, जहां इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आगे बताया गया कि फाइनेंशियल 24 में ₹5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का टोटल रेमिटेंस में शेयर 29% था। नेक्स्ट बोला गया कि फाइनेंशियल 24 में मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स के थ्रू 73.5% रेमिटेंसेस डिजिटल चैनल से प्रोसेस किए गए। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, as per RBI data, external commercial borrowings net inflow surged over how many times to USD 18.4 billion in the 10 months of the financial 25? इसका आंसर बताया गया 2 times। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई की मार्च बुलेटिन में बताया गया कि फाइनेंशियल 25 के 10 महीने, दैट इज अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरेंस के नेट फ्लो 2 गुना बढ़कर USD 18.4 बिलियन हो गए और ये ग्रोथ ओवरसीज फंड रेज करने की कॉस्ट कम होने की वजह से आई। नेक्स्ट बताया गया कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरेंस रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल 25 के 10 महीने में USD 47.3 बिलियन तक पहुंच गई और यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डिसबर्समेंट फाइनेंशियल 25 के 10 महीने में USD 42.3 बिलियन रिकॉर्ड किया गया।
आगे बताया गया कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आउटफ्लोस प्रिंसिपल पेमेंट्स की वजह से $23.9 बिलियन रहे। उसके बाद फाइनेंशियल 24 में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के नेट इनफ्लोज $9.5 बिलियन थे, जो फाइनेंशियल 23 में ज्यादा था। नेक्स्ट बताया गया है कि सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट अगस्त 2024 से लगातार डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कॉस्ट कम हो गई। साथ ही यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की ओवरऑल कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले 129 बेसिस पॉइंट कम हो गई। और बोला है कि ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, जिसमें सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट भी शामिल है, मार्च 2025 से 85 बेसिस पॉइंट तक घट चुके हैं, जो यहाँ पे फाइनेंशियल 25 के 10 महीने में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कॉस्ट में 25 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन का कारण बना। उसके बाद बताया गया कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो डॉलर डोमिनेटेड डेरिवेटिव्स और लोन्स के लिए यूज होता है और यहाँ पे लाइबोर को रिप्लेस कर चुका है। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मार्जिन फॉर इंटरेस्ट रेट्स रेफरेंस रेट के ऊपर गिरकर जनवरी 2024 में 1.33% से जनवरी 2025 में 0.98% हो गया। आगे बताया गया कि मॉडर्नाइजेशन, नए प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स रजिस्ट्रेशन $6.7 बिलियन तक रही, जो यहाँ पे फाइनेंशियल 24 के 10 महीने में $10.5 बिलियन थी। नेक्स्ट बताया गया कि इंपोर्ट या लोकल सोर्सिंग ऑफ द कैपिटल गुड्स के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल 24 के 10 महीने में $10.3 बिलियन थी, जब फाइनेंशियल 25 के 10 महीने में गिरकर $3.7 बिलियन हो गई। उसके बाद बोला गया कि पुराने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और रुपी लोन्स को रीफाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल 24 के 10 महीने में $5.3 बिलियन थी, जो फाइनेंशियल 25 के 10 महीने में बढ़कर $9.3 बिलियन हो गई। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, AMFI launches 3 new investor initiatives, which are the Choti SIP, then Tarun Yojana or Mitra. The Choti SIP introduces a how much amount SIP to encourage the small investors and first time participants to start investing in mutual funds. इसका आंसर बताया गया 250। अब यहाँ पे इसका आंसर में क्या बोला गया, यहाँ देखिए, एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टर अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट रिकवरी को बढ़ाने के लिए 3 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए। इसमें यहाँ पे फर्स्ट है छोटी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर यहाँ पे सैचुराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद यहाँ पे तरुण योजना और यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिटेबल असिस्टेंट, दैट इज मित्रा। यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे छोटी SIP एक यहाँ पे ₹250 की SIP इंट्रोड्यूस करती है, जो पे छोटे इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एंकरेज करती है। साथ ही यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना और यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए इन्वेस्टमेंट अफोर्डेबल बनाना है। नेक्स्ट है बोला गया कि यहाँ पे तरुण योजना स्कूल करिकुलम्स में फाइनेंशियल लिटरेसी इंटीग्रेट करने पर फोकस करती है। साथ ही यहाँ पे इसका पर्पस स्टूडेंट्स को छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल समझाने में मदद करना है। आगे बताया गया कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, दैट इज मित्रा, एक यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पे इन्वेस्टर और उनके लीगल हायर्स को इनएक्टिव या फिर भूल गए इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई, रिकवर और रिक्लेम करने में मदद करता है। आगे यहाँ पे AMFI के बारे में बात करें तो वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में म्यूचुअल फंड सेक्टर को ओवरसी करती है। साथ ही यहाँ पे ये 1995 में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के अंडर इनकॉर्पोरेट की गई थी, जो अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर आता है। उसके बाद इसके CEO है वेंकट नागेश्वर चलसनी और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, as per AMFIN, micro credit disbursement decline how much percentage in Q3 financial 25? इसका आंसर बताया गया 35.8%। अब यहाँ पे इसका आंसर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इंडिया ने अपना 52nd माइक्रोमीटर रिपोर्ट रिलीज किया। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्समेंट Q3 फाइनेंशियल 25 में 35.8% गिरकर ₹22,091 करोड़ हो गए हैं, जो पे फाइनेंशियल 24 के सेम पीरियड से कम है। साथ ही यहाँ पे December 31, 2024 तक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का टोटल ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ₹3,85,348 करोड़ पर था। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल लोन पोर्टफोलियो में 3.5% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा गया और यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल 25 में ये ₹3.85 ट्रिलियन तक आ गया। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे नए लोन का नंबर 29.02% घट गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ बताया गया कि यहाँ पे December 31, 2024 तक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹1,42,695 करोड़ था, जो पे Q3 फाइनेंशियल 24 से 0.1% और यहाँ पे सिक्वेंशियली 6.5% कम हो गया। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल 25 में एक अकाउंट पर एवरेज लोन अमाउंट ₹51,691 करोड़ था, जो पे Q3 फाइनेंशियल 24 से 15.2% ज्यादा है। साथ ही यहाँ पे टोटल लोन अकाउंट्स Q3 फाइनेंशियल 24 के 146 मिलियन से घटकर Q3 फाइनेंशियल 25 में 139 मिलियन हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि यहाँ पे पोर्टफोलियो एट रिस्क जो यहाँ पे अनपेड लोन्स को दिखाता है वो December 31, 2024 तक 8.8% था, जबकि यहाँ पे पिछले साल में ये 3.5% था। साथ ही यहाँ पे एमफिम के डाटा के मुताबिक द पोर्टफोलियो एट रिस्क Q3 फाइनेंशियल 24 में 2% था, जो यहाँ पे Q3 फाइनेंशियल 25 में बढ़कर 6.4% हो गया। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे MBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इस क्वार्टर में ₹12,921 करोड़ का डेट फंडिंग मिला, जो यहाँ पे 40% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। साथ ही यहाँ पे बैंक्स ने टोटल बोरोइंग का 79% दिया, जहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का शेयर 8% और यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 4.3% रहा। आगे बताया गया कि यहाँ पे NBFCs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का लोन पोर्टफोलियो 3.8% ईयर ऑन ईयर घट गया। उसके बाद यहाँ पे बैंक्स का 5.5% और यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक का 11% डिक्लाइन देखा गया। साथ ही यहाँ पे MBFCs ने 22.2% लोन ग्रोथ दिखाई, जो पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे लोन डिसबर्समेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ बताया गया कि यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट डिसबर्समेंट 20% ईयर ऑन ईयर घटकर ₹78,584 करोड़ से ₹62,817 करोड़ हो गया। और यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ रीजन्स का टोटल माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में 63% का शेयर है। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे एवरेज लोन साइज December 2024 तक बढ़कर 53,350 हो गया, जो यहाँ पे December 2023 के ₹47,374 और यहाँ पे September 2024 के ₹50,487 से ज्यादा है। आगे यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के बारे में बताया है या बोला है कि इसके CEO एंड डायरेक्टर है डॉक्टर आलोक मिश्रा। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन गुरुग्राम हरियाणा और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2009। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator and online bond platform providers association launches Bond Central portal to boost the retail investor participation in corporate bonds? इसका आंसर बताया गया सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही ये एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल है जो पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए डिजाइन किया गया और इसका मेन पर्पस रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एंकरेज करना है। नेक्स्ट बताया गया कि ये पोर्टल ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने डेवलप किया और उसके बाद बताया गया कि इसका डेवलपमेंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर किया गया। साथ ही यहाँ पे इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड शामिल है। आगे बोला गया कि ये पोर्टल एक जगह पर अलग अलग इशूअर्स और एक्सचेंजेस के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की लिस्टिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड प्राइसेस को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में ये बोला है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे रिस्क असेसमेंट्स, बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स और डिस्क्लोजर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये पोर्टल कॉर्पोरेट बॉन्ड डाटा को स्टैंडर्डाइज करके ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और इंफॉर्मेशन गैप को कम करता है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI introduced framework for specialized investment funds. As per SEBI guidelines, AMC must have a minimum of how many years of operational experience to launch an SIF? इसका आंसर बताया गया 3 years। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? यहाँ बोला है कि SEBI ने एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया। साथ ही इसका एम म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच फ्लेक्सिबिलिटी का गैप कम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और यहाँ पे सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया को कहा है कि यहाँ पे वो 31 मार्च 2025 तक SIP दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स इशू करे।
नेक्स्ट बोला गया कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एसआईएफ लॉन्च करना चाहती है उनके पास कम से कम 3 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एएमसी के लास्ट 3 साल में एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹10,000 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे एसआईएफ के लिए एएमसी को एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। साथ ही चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के पास कम से कम 10 साल का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹5,000 करोड़ मैनेज किया होना चाहिए। आगे बोला गया कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के अलावा एक एडिशनल फंड मैनेजर भी अपॉइंट करना होगा। साथ ही फंड मैनेजर के पास कम से कम 3 साल का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और बोला है कि फंड मैनेजर ने एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹500 करोड़ मैनेज किया होना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज रहेंगे। देखिए यहाँ बोला गया है कि एसआईएफ फ्रेमवर्क में इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज अलाउ की गई। साथ ही इन्वेस्टर्स को एसआईएफ में किसी भी स्ट्रेटेजी के अंडर मिनिमम ₹10 लाख का इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना होगा और यहाँ पे एसआईएफ इन्वेस्टमेंट्स में सेम एएमसी के रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद बताया गया कि एसआईएफ का ब्रांडिंग उसके पेरेंट म्यूचुअल फंड से अलग होगा। साथ ही यहाँ पे एएमसी का नाम शुरू में रिकॉग्निशन के लिए यूज हो सकता है लेकिन एसआईएफ का ब्रांडिंग अलग होना जरूरी है। आगे बताया गया कि यहाँ पे परमिसिबल एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम एक्सपोजर 25% नेट एसेट तक अलाउ होगा। उसके बाद यहाँ पे एसआईएफ इन्वेस्टमेंट की सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टमेंट टाइप के बेसिस पर अलग होगी। नेक्स्ट यहाँ बताया है रिगार्डिंग द सिंगल टायर बेंचमार्क स्ट्रक्चर। यह बोला है कि एसआईएफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एक सिंगल टायर बेंचमार्क स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और पोर्टफोलियो के बेसिस पर ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस में से एक बेंचमार्क इंडेक्स सिलेक्ट करना होगा। आगे बोला गया कि यहाँ पे एसआईएफ में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऑफर करने की परमिशन है। साथ ही ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेबी के मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स और एंटाइटीज एसआईएफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकती है। साथ ही इन एंटाइटीज के पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सिक्योरिटीज मैनेजमेंट सीरीज 3 कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Which regulator directs mutual funds to disclose information ratio for equity schemes? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इसका डिफर में क्या बोला गया, यहाँ देखिए सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नया रूल इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे 17 जनवरी 2025 को सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए डेली इंफॉर्मेशन रेशियो डिस्क्लोजर को मैंडेटरी बनाता है। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन रेशियो एक इंपोर्टेंट मेट्रिक है जो भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिस्क के साथ मेजर करता है। साथ ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला है विच इज द पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली रिटर्न्स। और यहाँ पे इस कैलकुलेशन के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अजाइन टायर 1 बेंचमार्क यूज किया जाएगा। आगे बताया गया कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखता है जो दिखाता है एक फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है या नहीं। साथ ही सेबी का कहना है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से बेटर है क्योंकि ये वोलेटिलिटी और कंसिस्टेंसी को भी कवर करता है। उसके बाद बोला गया कि ये रूल सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लागू होगा। साथ ही म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन रेशियो को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना होगा। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो डेली अपडेट करना होगा ताकि इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट इंसाइट मिल सके। और यहाँ पे सेबी ने एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया को डायरेक्ट भी किया है कि यहाँ पे ये डिस्क्लोजर स्टैंडर्डाइज, डाउनलोडेबल और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वेबसाइट पर अवेलेबल करिए। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया SEBI allowed all non-banking financial companies, housing finance companies to invest in the security receipts issued by ARCs. ARCs must have net owned funds of at least rupees how much crore? इसका आंसर बताया गया 100 करोड़।
अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सेबी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी। साथ ही ये सिक्योरिटी रिसीट्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये रूल उन सभी एनबीएफसीज पर लागू होगा जो आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और यहाँ पे एमबीएफसीज को अब यहाँ पे सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर क्वालिफाइड बायर्स माना जाएगा। नेक्स्ट बताया गया कि पहले सिर्फ वही एनबीएफसी जो यहाँ पे नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और जिनका एसेट साइज ₹50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन दी थी। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्टिंग प्रमोटर है तो यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगता है। यह बोला है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इंश्योर करना होगा कि यहाँ पे डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स या उनके रिलेटेड पार्टीज सिक्योर्ड एसेट्स में सिक्योरिटी रिसीट्स के थ्रू डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एसेट्स ना ले सके। और यहाँ पे एनबीएफसीज को आरबीआई की एडिशनल कंडीशन का भी ध्यान रखना होगा जो पे सिक्योरिटी रिसीट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे एआरसीज ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो यहाँ पे बैंक्स और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीदते हैं ताकि बैड लोन्स रिकवर किए जा सके। उसके बाद यहाँ पे एआरसीज के पास कम से कम ₹100 करोड़ का नेट ओन फंड्स होना जरूरी है और उन्हें अपने रिस्क वेटेड एसेट्स पर 15% का कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। आगे बोला गया कि यहाँ पे सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए डिफरेंशियल राइट्स रिपोर्ट करने की डेडलाइन एक्सटेंड करके यहाँ पे 31 मार्च 2025 कर दी है। साथ ही पहले ये डेडलाइन 28 फरवरी 2025 थी, लेकिन इंडस्ट्री के रिक्वेस्ट पर एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इसके लीगल बेसिस की बात करें तो ये एक्सटेंशन सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 11(1) और यहाँ पे एएफ रेगुलेशन 2022 और 36 के अंडर दिया गया है। साथ ही इसका पर्पस इन्वेस्टर की सुरक्षा करना और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है और ये सर्कुलर तुरंत इफेक्ट में आ गया है। नेक्स्ट बोला गया कि सेबी के एएफ रेगुलेशन में ये रूल चेंज सेबी एएफ रेगुलेशन 2012 के अमेंडमेंट्स के बाद आया जो पे 18 नवंबर 2024 को नोटिफाई किया गया था। साथ ही इसका एम ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को उनके कमिटमेंट के प्रमोशन में राइट्स और प्रोसीड्स मिले यानी प्रो राटा बेसिस पर, और इन सभी इन्वेस्टर्स का इक्वल ट्रीटमेंट मेंटेन हो यानी पारी पासु प्रिंसिपल फॉलो हो। आगे बोला गया कि दिसंबर 2024 में सेबी ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जो एआरएस को डिफरेंशियल राइट्स देने की परमिशन देता है बिना दूसरे इन्वेस्टर्स को नेगेटिवली इंपैक्ट किए। उसके बाद एआरएस जिन्होंने अपना प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम 1 मार्च 2020 के बाद फाइल किया और जो स्टैंडर्ड रूल्स के बाहर डिफरेंशियल राइट इशू कर चुके हैं उनको पहले 28 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट देनी थी। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। यह बोला है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करते हैं और ये प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, रियल एस्टेट और दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? इतने था इस करंट अफेयर में। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A report on Handbook on Indian Insurance Statistics 2023-24 was released by RDI. As per the report, which is the top life insurers by number of policies in claim settlement? इसका आंसर बताया गया एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए आरडीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-24 रिलीज की और ये रिपोर्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो के डाटा को शो करती है। नेक्स्ट बोला गया कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताता है कि अब एक इंश्योरेंस कितने क्लेम्स एक स्पेसिफिक टाइम दैट इज 30 दिन में सेटल करता है और अगर यहाँ पे सीएसआर ज्यादा है तो इंश्योरेंस ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ सीएसआर का एक टाइप नंबर ऑफ पॉलिसीज के बेसिस पर होता है जो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे एक इंश्योरर ने एक साल में कितने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेटल की है। उसके बाद एक और टाइप यहाँ पे सीएसआर बेनिफिट अमाउंट के बेसिस पर होता है जो इंश्योरर द्वारा टोटल पेड क्लेम्स का प्रोपोर्शन शो करता है। अब यहाँ पे हम उसका डाटा देखते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि फाइनेंशियल 24 में ओवरऑल सीएसआर एलआईसी और प्राइवेट इंश्योरेंस मिलकर 96.82% था और अब प्राइवेट इंश्योरेंस का सीएसआर और भी बेटर था जिसमें 99% इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स 30 दिन के अंदर सेटल हो गए। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे एक्सिस माइक लाइफ इंश्योरेंस का सीएसआर 99.79% रहा जिसमें 19,569 पॉलिसीज 30 दिन में सेटल हुई और अब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का सीएसआर 99.9% था जिसमें 19,333 पॉलिसीज 30 दिन में सेटल हुई। उसके बताया गया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा दैट इज 7,99,612 पॉलिसीज 30 दिन में सेटल की जिसका सीएसआर 96.42% रहा और अब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 37,344 पॉलिसीज 30 दिन में सेटल की। आगे बताया गया कि यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस ने 100% सीएसआर अचीव किया मतलब कि उन्होंने सारे इंडिविजुअल डेथ क्लेम्स 30 दिन में प्रोसेस किए और यहाँ पे इनमें आते हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस,
उसके बाद यहाँ पे एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, देन यहाँ पे फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पे अविवा लाइफ इंश्योरेंस। आगे बताया गया कि यहाँ पे सीएसआर बेनिफिट अमाउंट के बेसिस पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पहले नंबर पर रहा, यहाँ जिसमें 99.98% टोटल बेनिफिट अमाउंट 30 दिन में सेटल हुआ। और यहाँ पे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें यहाँ पे 99.97% सीएसआर बेनिफिट अमाउंट के बेसिस पर सेटल हुआ। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का डाटा 2023-24 में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे इसका बिजनेस 2 जून 2023 को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफर हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आईडीआई के बारे में बताया गया कि ये यहाँ पे 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे अप्रैल 2000 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना और यहाँ पे इसके चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा और इसका हेडक्वार्टर है इन हैदराबाद तेलंगाना। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI tightened rules for SME IPOs with profitability mandate. SMEs planning an IPO must have minimum operating profit of how much in at least 2 of the last 3 financial years. इसका आंसर बताया गया 1 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? यहाँ देखिए SEBI ने SME IPOs के लिए नए स्ट्रिक्ट रूल्स इंट्रोड्यूस किए और अब SMEs के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट और ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट पर 20% का कैप रखा गया। उसके बोला गया कि यहाँ पे सेलिंग स्टेक होल्डर्स अब अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स का 50% से ज्यादा नहीं बेच सकेंगे और ये रिफॉर्म्स इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाली एसएमईज ही पब्लिक से फंड रेज कर सके और यहाँ पे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट सेफ रखे। आगे बताया गया कि एसएमई आईपीओ के नए रूल्स के अंडर आईपीओ प्लान करने वाले एसएमईज के लिए मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज एबिटा 1 करोड़ रुपीस जरूरी है, जो यहाँ पे लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में से कम 2 साल में हो। नेक्स्ट में बताया गया कि यहाँ पे प्रमोटर की मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा शेयर होल्डिंग एक फेस लॉकिंग पीरियड में रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे 50% होल्डिंग 1 साल बाद रिलीज होगी और यहाँ पे बाकी 50% होल्डिंग 2 साल बाद रिलीज होगी। उसके में बताया गया कि यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन साइज अब डबल करके 2 लॉट्स कर दी गई है। साथ ही अब यहाँ पे एसएमई इश्यूअर्स को अपना ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस 21 दिन तक पब्लिक कमेंट्स के लिए पब्लिश करना होगा और ये DRHP एसएमई एक्सचेंजेस, इश्यूअर के वेब पोर्टल्स और मर्चेंट बैंकर प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा। आगे बताया गया कि अब सेबी ने आईपीओ फंड्स के यूज पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है। यह बोला है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मैक्सिमम 50% या 10 करोड़ जो भी कम हो अलोकेट किया जा सकता है और यहाँ पे एसएमईज आईपीओ प्रोसीड्स का यूज प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स या फिर रिलेटेड पार्टीज के लोन्स रिपे करने के लिए नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट बताया गया कि अगर किसी कंपनी का पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो भी वो बिना मेन बोर्ड पर माइग्रेट किए फंड्स रेज कर सकती है। साथ ही लेकिन ऐसी एसएमई लिस्टेड कंपनीज को मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनीज वाले LODR दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 फॉलो करने होंगे। उसके बाद बोला गया कि अब यहाँ पे एसएमई लिस्टेड कंपनीज को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रूल्स भी फॉलो करने होंगे जो पे मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनीज के लिए अप्लाई होती है। आगे बोला गया कि अब सेबी ने इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रूल्स में अमेंडमेंट्स करके ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और ये अमेंडमेंट्स डिस्क्लोजर नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एसएमई आईपीओस में गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंट्री में। नेशनल हाउसिंग बैंक रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। एज पर द रिपोर्ट, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स ग्रू बाय हाउ मच परसेंटेज एज ऑफ September 30, 2024? इसका आंसर बताया गया 14%। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024 रिलीज किया और ये रिपोर्ट नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के सेक्शन 42 के तहत पब्लिश की गई। उसके बताया गया कि अब 30 सितंबर 2024 तक इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स का टोटल अमाउंट 33.53 लाख करोड़ था। साथ ही ये पिछले साल के मुकाबले 14% का ग्रोथ दिखाता है। आगे बताया गया कि अब मिडिल इनकम ग्रुप का हाउसिंग लोन्स में 44% हिस्सा है। साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप का 39% हिस्सा है और यहाँ पे हायर इनकम ग्रुप का 17% हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यहाँ बोला गया है कि रीजनल हाउसिंग फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन में सदर्न रीजन का शेयर 35% है। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न रीजन का 30%, नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन का 28%, देन ईस्टर्न रीजन का 5.4% और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सिर्फ 0.68% है। उसके पता क्या कि हाउसिंग लोन्स का 81% बैंक्स द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का शेयर 19% है। आगे बताया गया कि अप्रैल सितंबर 2024 में 4.10 लाख करोड़ के इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स दिए गए
और बोला है कि पूरा फाइनेंशियल 24 में 9.07 लाख करोड़ के हाउसिंग लोन डिसबर्स किए गए। उसे बोला गया कि NHB रेसिडेंस इंडेक्स जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस को ट्रैक करता है उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6.8% दिखाया गया है और अब पिछले साल ये ग्रोथ 4.9% था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीडीपी के परसेंटेज में हाउसिंग लोन्स कैसे है। यह बोला है कि हाउसिंग लोन्स का जीडीपी में शेयर 2011-12 में 6.60% था जो वह 2023-24 में बढ़कर 11.29% हो गया है। उसके बाद बोला गया कि सिर्फ 5% बिल्डिंग इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग्स कैटेगरी में आते हैं। आगे बताया गया कि रिपोर्ट में गवर्नमेंट की कई इंपोर्टेंट हाउसिंग स्कीम को कवर किया गया है जिसमें आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उसके बाद यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और यहाँ पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट बोला गया कि कुछ चैलेंजेस पे आइडेंटिफाई किए हैं जो हाउसिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें आता है क्रेडिट फ्लो में रीजनल डिस्पैरिटीज एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी हाउसिंग सेक्टर के लिए एक कंसर्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। यह बोला है कि हाउसिंग सेक्टर में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी रिपोर्ट किए गए हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन में नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स काफी मददगार होंगे और यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट हमें बात की है अबाउट नेशनल हाउसिंग बैंक। यह बोला है कि नेशनल हाउसिंग बैंक ये एक स्टेटरी बॉडी है जो यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुई थी 9 जुलाई 1998 को। उसके बाद इसके एमडी है संजय शुक्ला और इसके हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया सेबी कट्स राइट इशू टाइमलाइन टू हाउ मेनी डेज फॉर फास्टर फंड रेजिंग। इसका आंसर बताया गया 23 डेज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने राइट्स इशू का टाइमलाइन 126 डेज से कम करके सिर्फ 23 डेज कर दिया। साथ ही ये चेन अब तक के एवरेज 317 डेज के कंपैरिजन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है और नया रूल 7 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आगे बताया गया कि राइट इशू 7 से 30 दिन तक ओपन रहना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करने का प्रॉपर टाइम मिले। साथ ही एप्लीकेशन बिड्स की वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट्स का फाइनलाइजेशन अब स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपोजिटरीज और रजिस्ट्रार्स हैंडल करेंगे। और यहाँ पे इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपोजिटरीज को 6 महीने के अंदर एक ऑटोमेटेड वैलिडेशन सिस्टम डेवलप करना होगा ताकि प्रोसेस और स्मूथ हो सके। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे सेबी ने लेटर ऑफ ऑफर को सिंप्लीफाई किया ताकि प्रोसेस इजी और एफिशिएंट बने। और अब लेटर ऑफ ऑफर सिर्फ इंपोर्टेंट डिटेल जैसे कि पर्पस ऑफ इशू, देन प्राइस, रिकॉर्ड डेट और एंटाइटलमेंट रेशियो ही कंटेंट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बताया कि एक मॉनिटरिंग एजेंसी को सभी टाइप्स के राइट इश्यूज से रेस फंड्स का यूसेज ओवरसी करना होगा। साथ ही पहले जो इशूअर्स ₹50 करोड़ से कम रेस करते थे उनके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना जरूरी नहीं था। उसके बाद बोला गया कि नए सिस्टम कंपनीज को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से भी तेज फंड्स रेस करने का मौका देगा जो अभी 40 वर्किंग डेज लेता है। और ये चेंजेस राइट इश्यूज को ज्यादा एफिशिएंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएगा जिससे कंपनीज के लिए ये फंड रेजिंग मेथड और अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया विच रेगुलेटर पार्टनर्स विद डिजिलॉकर टू रिड्यूस अनक्लेम्ड एसेट्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिलॉकर के साथ पार्टनरशिप की ताकि सिक्योरिटीज मार्केट में जो अनक्लेम्ड एसेट्स है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। आगे बताया गया कि सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसका नाम है हार्नेसिंग डिजिलॉकर एज ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिड्यूसिंग अनक्लेम्ड एसेट्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। अब हम देखते हैं कि इस इनिशिएटिव के की फीचर्स क्या है। यहाँ बोला गया है कि इस इनिशिएटिव के अंडर इन्वेस्टर्स अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की डिटेल्स डिजिलॉकर में स्टोर और एसेट कर सकेंगे। साथ ही कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स भी डिजिलॉकर के माध्यम से एक्सेस किए जा सकेंगे जो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा। उसमें बताया गया कि यूजर्स डिजिलॉकर एप्लीकेशन में अपना डाटा एसेस नॉमिनी अपॉइंट कर सकेंगे। साथ ही अगर यूजर की डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी डिजिलॉकर अकाउंट का रेडी ओनली एक्सेस ले सकता है ताकि फाइनेंशियल डाटा उनके लीगल हेयर्स तक पहुंच सके। नेक्स्ट बोला गया कि सेबी के सर्कुलर के मुताबिक नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसीज डिजिलॉकर को यूजर की डेथ की इंफॉर्मेशन भेजेंगे और जैसे ही यूजर की डेथ नोटिफाई होगी सिस्टम ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड नॉमिनी को इन्फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसीज का रोल क्या है। यहाँ देखिए इसमें बोला गया है कि KRS को मैनेट किया गया है कि वो इन्वेस्टर की डेथ वेरीफाई करे,
और डाटा एसेट्स नॉमिनी को नोटिफाई करने का प्रोसेस इनिशिएट करे ताकि फाइनेंशियल एसेट्स की स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। नेक्स्ट बोला गया है कि सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और रिकॉग्नाइज्ड डिपॉजिटरीज को डिजिटल लॉकर में इश्यूअर के रूप में रजिस्टर करना होगा और इससे यूजर्स अपने होल्डिंग स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स और डीमैट अकाउंट डिटेल्स एक्सेस कर सकेंगे। आगे बताया गया कि नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को इन्वेस्टर की डेट की डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल लॉकर के साथ शेयर करनी होगी और ये टेक्निकल डिटेल्स और डाटा शेयरिंग प्रोसेस नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, सेबी और यहाँ पे KRS मिलकर तय करेंगे। उसे बोला गया कि अगर डिजिटल लॉकर नॉमिनी और अकाउंट नॉमिनी एक ही व्यक्ति हो तो वो डिसीज यूजर के फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांसमिशन प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद जो इन्वेस्टर फिजिकल मोड में सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं वो भी सेबी के सर्कुलर के मुताबिक डिजिटल लॉकर फैसिलिटी का यूज कर सकेंगे। आगे बताया गया कि डिजिटल लॉकर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है और 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बताया गया कि ये सिटीजन्स को ऑथेंटिकेट डिजिटल डॉक्यूमेंट का एक्सेस देता है जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और डीमैट अकाउंट्स। उसके बोला गया कि शुरू में डिजिटल लॉकर में 100 MB स्टोरेज स्पेस दिया गया था जो अब बढ़ाकर 1 GB हो गया है और हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मैक्सिमम फाइल साइज भी 10 MB हो गया है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया सेबी कट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स टू हाउ मच रुपीज। इसका आंसर बताया गया 1000 रुपीज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। साथ ही पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹10,000 थी जो अब ₹1000 कर दी गई। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले प्रीवियस एडजस्टमेंट कौन से थे। देखिए यहाँ बोला गया है कि नवंबर 2023 में भी सेबी ने कुछ चेंजेस किए थे जिसमें पहला चेंज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मिनिमम इशू साइज ₹1 करोड़ से घटाकर ₹50 लाख कर दिया गया। साथ ही एप्लीकेशन साइज भी ₹2 लाख से रिड्यूस करके ₹10,000 कर दिया गया था। और यहाँ पे ये चेंजेस पब्लिक और सोशल स्टॉक एक्सचेंज एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यूनियन बजट 2019-20 में इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही ये एक स्पेशल सेगमेंट है जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस के अंडर आते हैं और यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज का काम सोशल एंटरप्राइजेस और इन्वेस्टर या फिर डोनर्स के बीच एक ब्रिज का काम करना है। नेक्स्ट बताया गया कि इसका पर्पस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस के लिए फंड चैनलाइज करना है। साथ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है यहाँ जिसमें इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद बोला गया कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स डोनेशन बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर इनमें पैसा देते हैं बिना किसी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिपेमेंट की एक्सपेक्टेशन के। नेक्स्ट बोला गया कि ये सिर्फ सोशल स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड एनपीओ द्वारा इशू किए जा सकते हैं और इन फंड का यूज सिर्फ प्री डिफाइंड सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। उसके बाद बताया गया कि सेबी के रूल के मुताबिक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स की मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होती है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया The RDI appoints how many new members to enhance insurance advisory panel? इसका आंसर बताया गया 5। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया, देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में 5 नए एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए और ये अपॉइंटमेंट्स रेगुलेटरी डिसीजंस को स्ट्रांग बनाने और इंश्योरेंस सेक्टर के फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने के लिए है। आगे बताया गया कि नए मेंबर्स में श्री M.R. कुमार शामिल है जो पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मुंबई के चेयरमैन थे। साथ ही श्री दिनेश कुमार खर्रा भी नए मेंबर है जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। और यहाँ पे मिस विशाखा मूले भी अपॉइंट किए गए जो अभी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की CEO है। उसके बाद बताया गया कि श्री नीलेश शाह भी नए मेंबर है जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के MD है। उसके बाद मिस अलायस गिवार्गिस वैदन ये भी कमेटी में है जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस मुंबई के CMD है। उसके बोला गया कि दिनेश कुमार खर्रा अभी IRDAI द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल कमेटी को लीड कर रहे हैं जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में चेंजेस रिव्यू कर रही।
उसके बाद क्या आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी का रूल और स्ट्रक्चर के बारे में पता है? देखिए यहाँ बोला गया है कि इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी का काम IRDAI को इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े रेगुलेटरी मैटर्स पर एडवाइस देना है। साथ ही इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में अलग अलग सेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं, जैसे कॉमर्स, इंडस्ट्री और कंज्यूमर ग्रुप्स। और यहाँ पे कमेटी में मैक्सिमम 25 मेंबर्स हो सकते हैं, जो IRDAI के चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा होते हैं। उसके बोला गया कि यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को 3 महीने के अंदर सबमिट करेगी। आगे बोला गया कि अभी जो रिफॉर्म चल रहे हैं उनमें कंपोजिट लाइसेंसेस शामिल हो सकते हैं, जो इंश्योरेंस को लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों ऑपरेट करने की परमिशन देंगे। साथ ही एक और बड़ा चेंज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को 100% तक बढ़ाने का हो सकता है। उसके बताया गया कि डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत की गई थी। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया। ये था हमारा RBI नाउ फॉर मार्च 2025। इससे आपको मार्च मंथ में RBI और बाकी रेगुलेटर के न्यूज पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब यहाँ पे इस वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलेगा? देखिए हमारे अफेयर्समैन RBI के यूट्यूब चैनल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन बटन दिखेगा। उस ज्वाइन बटन में आपको RBI मंथली करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।